ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो पढ़े थे और उसकी जो दोनों वो थी टाइप्स थी, सब टाइप्स कह लें, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन डिजीज़, उनको हम आपस में डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से है वो बात करेंगे। ब्रीफली आपको बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस से मुराद ऐसा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जो सिर्फ जो है वो कोलॉन को या रेक्टम को इन्वॉल्व करता है और बड़ा कम जो है वो आइलियम को कर सकता है, मोस्टली वाइलियम को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता। ठीक है, और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो म्यूकोजल इम्यूनिटी है वो इनअप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो रही होती है। अब बात करते हैं कि इसका जो पेशेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। तो नंबर 1 आपने याद रखना है कि ये वाले जो पेशेंट होते हैं ये रिकरंट लेफ़्ट साइड पे कॉलिक के साथ, क्योंकि रेक्टम से ऊपर लेफ़्ट कोलॉन को इन्वॉल्वमेंट करनी है अल्सरेटिव कोलाइटिस ने। ठीक है, सो एक तो इन पेशेंट की कंप्लेन रिकरंट होती है, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ये रिलैप्सिंग होता है। सो नंबर 1 रिकरंट, और नंबर 2 बेटे आपने याद रखना है कि लेफ़्ट साइड पे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है। एक चीज़ क्या हो गई? लेफ़्ट साइडेड रिकरंट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। और नंबर 2 मैंने आपको कहा था कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने मेंशन करनी है वो डायरिया होता है। ठीक है, और डायरिया आपने याद रखना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो डायरिया है उसको हम ब्लडी डायरिया कहते हैं, क्योंकि साथ में ब्लड भी आ रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाता है जब पेशेंट किसी भी तरह के फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस से गुजरता है। तो फिर ये डायरिया की जो कंप्लेन है, बहुत डायरिया हुआ, खून आया, फिर 10 दिन नहीं हुआ, फिर फलां बंदे की फैमिली में डेथ हो गई, फिर डॉक्टर साहब ये शुरू हो गया, तो मैं अब आपके पास आ गया। तो फिज़िकल एंड इमोशनल स्ट्रेस के बाद इसकी जो रिस्क है, जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा सुवेयर हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर आप लोग इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी एट द स्पॉट क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है वो डेवलप हो सकता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइंस वगैरह। और नंबर 2 कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो ये फर्दर आगे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन में भी कन्वर्ट होता है। अगर आपको दोनों का डिफरेंस याद हो तो हमने कहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिस्प्लेजिया और कैंसर का रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रॉन डिजीज़। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम लोग देखें इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करें तो चूँकि इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही होती है, ये बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी में नहीं आता, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन हो इम्यूनिटी की वजह से ही रही है ना, तो ये दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस जो है उसके साथ। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसके साथ होता है, और माइग्रेटरी पोली आर्थरीमिया, इस तरह आपकी बुक के अंदर जो है वो आर्थराइटिस है या एरिथ्रीमा नोडोजम है। उसके बाद बेटे यूवियाइटिस है, उसके बाद एपिसेक्युलराइटिस है, या इवन थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स के साथ भी इसकी मैनिफेस्टेशन या प्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब अगर एक पेशेंट है वो कह रहा है डॉक्टर बार बार मुझे जो है वो डायरिया है और बहुत कमज़ोर है और बहुत ही माठा सा पड़ा हुआ है, और ये भी कि मुझे बहुत शदीद तरह के मरोड़ पड़ते हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं, और आपके पास आ गया है और खून के साथ जो है लूज़ मोशन होते हैं, इस तरह की हिस्ट्री दे रहा है, तो आपने सबसे पहले इसकी क्या करनी होती है? CBC। ठीक है, अब चूँकि इसका ब्लड लॉस है ना, तो मोस्टली इनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। ठीक है, नंबर 2 बेटे हमने कहा कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो हम ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं हम वो करते हैं, तो वो भी मोस्टली रेज्ड ही आते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमने कहा कि इसके अंदर जो एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आती है मोर देन 70% पेशेंट्स में, तो हम PN का जो है वो करा लेते हैं। ठीक है, अब स्टूल कल्चर्स जो हैं वो मस्ट तो नहीं हैं, चूँकि इसमें बहुत कम ही चांस होता है कि कोई इन्फेक्शन हो। बहरहाल टू रूल आउट अदर कॉजेज़ ऑफ इलियाइटिस वगैरह के अदर कॉजेज़ को, या इन्फेक्शन के अदर कॉजेज़ या कोलाइटिस को रूल आउट करने के लिए हम स्टूल कल्चर भी साथ करा लेते हैं। उसके बाद आपको याद है कि हमने कहा था कि हम इनकी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं, सो प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, और उस पर हमें क्या मिलती है? लेड पाइप अपीयरेंस। क्या मिलती है? लेड पाइप अपीयरेंस मिलती है। ठीक है, और लास्ट चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं वो कोलोनोस्कोपी होती है। सो कोलोनोस्कोपी तो की जाती है, लेकिन अगर एक्यूट स्वेयर फल्मिनेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आए तो फिर हम कोलोनोस्कोपी नहीं करते, कोलोनोस्कोपी, क्योंकि उसमें परफोरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मली हम करते हैं तो ये हमें डिज़ीज़ का जो एक्सटेंट है और डिज़ीज़ की जो एक्टिविटी है उसके बारे में इन्फॉर्म करती है कोलोनोस्कोपी, लेकिन अगर वो स्वेयर फल्मिनेंट उसके साथ आता है तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी
है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि हम लोगों ने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। चूँकि बेटे इसमें इन्फ्लेमेटरी रीज़न है, तो आपको याद है हमने फार्मा के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इसमें माइनोसैलिसाइलेट देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं और कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, ठीक है। सो वही सारी चीज़ें देती हैं। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि अगर पेशेंट को एक्यूट प्रोक्टाइटिस हो, ठीक है, और एक्यूट प्रोक्टाइटिस का मतलब ये है कि वो डिज़ीज़ जो है वो सिर्फ रेक्टम तक है, ठीक है। अगर वो सिर्फ रेक्टम तक है तो यहाँ आपने याद रखनी है हम ओरल अमाइनोसैलिसिलिक एसिड, ओरल अमाइनोसैलिसाइलेट्स कह सकते हैं, ASA से मैं याद रखती थी, जिसमें सल्फासैलाजीन वगैरह आता है, वो देते हैं। और साथ में लोकल या टॉपिकल आपने याद रखना है स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, लोकल या टॉपिकल स्टीरॉइड्स, ठीक है, अगर सिर्फ वो तक है। ओके सॉरी। उसके बाद नंबर 2 कहता है कि अगर पेशेंट को साथ में लेफ़्ट साइडेड प्रोटोकोलाइटिस हुआ है, यानी कि उसका जो रेक्टम है कोलोन के साथ साथ वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसमें भी मोस्टली हम लोगों ने क्या करना है कि माइल्ड केसेस में सेम ओरल अमाइनोसैलिसाइलेट और प्लस टॉपिकल स्टेरॉइड देने हैं। लेकिन अगर सुवेयर केसेस हुए तो फिर हम ओरल अमाइनोसैलिसाइलेट के साथ ओरल स्टेरॉइड्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स में क्या है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है। तो ये इसका जो है वो आपने याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट प्लान है एक बात, ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल पेशेंट का प्लान है। व्हाट इफ़ कि अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सुवेयर, वो कह रहा है जी 10 दिन से डायरिया था, ब्लडी डायरिया था, पहले इतना ज़्यादा नहीं था और अब वो बिल्कुल आ गया है, वो हाइपरटेंसिव है, उसकी बिल्कुल हालत गैर हुई है, फेलियर टू थ्राइव, बहुत कमज़ोर लग रहा है क्योंकि उसका मसला काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो अब ये सुवेयर फल्मिनेंट एक्यूट सुवेयर अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, तो यहाँ हम उसको फ़ौरन जो है वो एडमिट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम उसको क्या करते हैं, IV फ्लूइड्स शुरू करा देते हैं, ठीक है। IV फ्लूइड्स के साथ बेटे आपने याद रखना है कि हम CBC भिजवा के उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। इफ़ वो लेस दैन 10 ग्राम है तो हम लोग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। सो IV फ्लूइड देंगे और साथ में क्या शुरू करा देंगे, ट्रांसफ्यूजन शुरू कराएंगे। अब थर्ड चीज़ ये होती है कि हम इस पेशेंट को इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए IV स्टेरॉइड, जिसमें हमारे पास IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है वो लगाना शुरू कर देंगे, तकरीबन 60 mg डेली, ठीक है। साथ में हम देखते हैं कि अगर कोई भी इन्फेक्शन इफ़ है तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं इफ़ इन्फेक्शन है, ठीक है। और उसके साथ पेशेंट को आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है मस्ट है वो प्रोवाइड करनी है। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क को कम करने के लिए सबक्यूटेनियस हेपरिन जो है वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। सो सबक्यूटेनियस हेपरिन भी दी जाती है क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क को हमने कम करना होता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करा है स्टेरॉइड्स को, तो फिर हम इन्फ्लिक्सिमब जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं उनको भी ऐड करते हैं। सो मैं रिवाइज़ करा देती हूँ कि अगर वो एक्यूट सुवेयर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ है तो फिर आपने उसको एडमिट करना है, IV फ्लूइड देने हैं, ट्रांसफ्यूजन को भी कंसिडर करना है, IV स्टेरॉइड्स देने हैं, नंबर 1। अगर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क के लिए सबक्यूटेनियस हेपरिन, और अगर वो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करा तो फिर इन्फ्लिक्सिमब विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि क्या हम अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट है उसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं। तो ये सर्जरी करके भी हम लोग जो है रिपेयर जो है इसको कर सकते हैं, रिजेक्शन कर सकते हैं, देन बाकी की रिपेयरमेंट होगी। ये तब होता है जब एक तो नंबर 1 आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो जाए, पेशेंट का फेल हो जाए। नंबर 2 वो कहता है कि अगर एक्यूट केसेस में आफ्टर 3 डेज़ की जा सकती है और क्रॉनिक केसेस में विदाउट इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। नंबर 2 अगर पेशेंट को टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है वो डेवलप हो रहा है। नंबर 3 उसको बहुत ज़्यादा हेमरेज है, परफोरेशन है, कैंसर का रिस्क है, या एक्सेसिवली उसको स्टेरॉइड चाहिए, तो हम एक्सेसिव स्टेरॉइड्स पे भी उसको नहीं रख सकते क्योंकि स्टेरॉइड शॉर्ट टर्म दी जाती है, हमने उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करना है, तो फिर हम जो है वो सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। सो ये कुछ जो है वो इंडिकेशंस हैं कि आपने किस तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, रिकरेंट लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया, इसकी कॉम्प्लिकेशन मेगाकोलोन, एडिनोकार्सिनोमा, और उसके बाद हमने कहा कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनली भी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ ये मैनिफेस्ट कर सकता है। ये आसान सी इन्वेस्टिगेशन CBC, ESR, CRP, एनका, स्टूल कल्चर, प्लेन एक्सरे, क्लोनोस्कोपी, ठीक है। एक्यूट प्रोक्टाइटिस में ASA और स्टेरॉइड देते हैं, और अगर लेफ्ट साइडेड है तो फिर ओरल के साथ ओरल स्टेरॉइड भी दी जा सकती हैं। अगर बहुत सवेर है तो फिर हम एडमिट कर लेंगे। सो ये बेटे बहुत आसान सी बात थी। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग जो है
जो आपका क्रॉन डिजीज़ है, ठीक है, और उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट करता है और आफ्टर प्रेजेंटेशन हमने उसको किस तरह से मैनेज करना होता है। सो क्रॉन डिजीज़ में आपने याद रखना है कि ज़्यादातर हमने कहा कि जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो राइट साइड पे पेशेंट जो है वो पेन बताता है, ठीक है। सो होता ये भी रिकरेंट ही है, और उसमें हमने कहा था लेफ़्ट साइडेड पेन होता है ना, तो इसमें आपने याद रखना है रिकरेंट राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। और एब्डोमिनल पेन के साथ डायरिया तो होता है, लेकिन ये डायरिया ब्लडी डायरिया नहीं होता, यानी खून के साथ मोस्टली ये नहीं होता, ठीक है। अगेन क्लॉइकी सा पेन होता है, और ये पेन प्रेसिपिटेट होता है किसी भी तरह के फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की इन्फ्लुएंस में, ठीक है। ब्लीडिंग सिर्फ तब हो सकती है, नॉर्मली इसने आइलियम को इन्वॉल्व किया हुआ होता है तो फिर ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर इसने कोलॉन और रेक्टम या एनल रीजन को इन्वॉल्व कर लिया तो ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो भी रेयर है। अब लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीवियर हैं, और हमने उन कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना होता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वो कहता है कि जो आपका क्रॉन डिज़ीज़ है उसकी वजह से पेशेंट को साथ में पेरी एनल डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक सेकेंड, अच्छा, पेरी एनल डिज़ीज़ स्टार्ट हो जाता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनल फीजर्स बनते हैं और एनल फिस्टूलाज बन रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे तो एनोरेक्टल एब्सेस भी बनी हुई होती है, ठीक है। नंबर 2 फिर आपने याद रखना है कि फिस्टूला पेरी एनल डिज़ीज़ हो सकता है, फिस्टूला की फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो कैल्क्यूलाई भी बन सकते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन। साथ में पेशेंट को स्टेटोरिया भी होता है, स्टेटोरिया है तो मैल एब्जॉर्प्शन है, और मैल एब्जॉर्प्शन है तो फिर अनीमिया तो ऑब्वियसली बात है, मस्ट है, ठीक है। वहाँ ब्लीडिंग से अनीमिया होता है, और यहाँ पे पर्निशियस अनीमिया होता है ज़्यादातर मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब आ जाती है बात उसी तरह की ऑलमोस्ट कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर करना चाहें तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है बेटे। सो इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन वही पुरानी बात आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 हम लोगों ने क्या करना होता है, इस पेशेंट की सीबीसी करनी है, ठीक है। और सीबीसी के ऊपर अनीमिया आ जाता है। नंबर 2 हम लोग वही ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करते हैं, चूँकि इन्फ्लेमेटरी एटियोलॉजी है तो ये तो रेज्ड होने ही होने हैं। नंबर 3 हमने ASCA करना होता है, ये ज़्यादातर पॉजिटिव होती है, एनका पॉजिटिव नहीं होती है। बेरियम फॉलो थ्रू भी हम करा लेते हैं तो रूल आउट ल्यूमन के अंदर कितनी नर्विंग एंड सब कुछ है। उसके बाद बेटे हम साथ में कंट्रास्ट इनहैंस CT ऑफ एब्डोमेन कराते हैं टू सी द एक्सटेंट एंड द स्किप लीजन्स वगैरह देखने के लिए। नंबर 4 वो कहता है कि उसकी तरह यहाँ पे भी कोलोनोस्कोपी जो है वो की जा सकती है अगर कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट है। और लास्टली पेरी एनल डिजीज़ है तो उसके लिए हम एंडो एनल MRI जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एंडो एनल अल्ट्रासाउंड होगा या MRI होगा अगर एनल डिजीज़ भी है, ठीक है। सो जो क्रॉन डिजीज़ है उसमें राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन है, वहाँ लेफ्ट साइडेड, ये इंपॉर्टेंट बात। डायरिया विदाउट ब्लड, डायरिया विद ब्लड, डायरिया विद ब्लड हो सकता है ओनली इफ़ एनल डिजीज़ भी है साथ में, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि हम लोग भी इसको किस तरह से ही ट्रीट करेंगे, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है मोस्टली के साथ में एसोसिएटेड कितने मसले हैं। कहते हैं अगर तो ये एक्यूटली एग्जिसबरेट हुआ तो फिर उसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। फिर पेरी एनल डिजीज़ वगैरह उसमें हम नंबर 1 फ्लोरोक्विनोलॉन दे सकते हैं, लेकिन नंबर 2 आपने याद रखना है कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है वही बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नंबर 2 हम देखते हैं कि डिज़ीज़ जो है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सुवेयर है, उस पर डिपेंड करते हुए हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़ाहिर इम्यूनोसप्रेस एंटी इन्फ्लेमेटरी तो ऐड करनी ही करनी है, ठीक है। अगर वो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर नंबर 3 स्टेरॉइड को अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो नंबर 3 इम्यूनोसप्रेसेंट जिनके अंदर हमारे पास इन्फ्लेक्सिमब है या साइक्लोस्पोरीन है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। एंड सर्जरी तब कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, फिस्ट्यूलास हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है और बच्चे जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उनके अंदर फिर हम सर्जरी करते हैं, नॉर्मली नहीं करते, ठीक है। सो 3 आसान सी चीज़ें हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, उसके बाद स्टेरॉइड्स हैं और इन्फ्लेक्सिमब। इसकी ट्रीटमेंट में भी वही है बेटे, जो कि इम्यूनिटी का एक मसला है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो इन्फ्लेमेशन सप्रेस करने के लिए पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं तो इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिए, ठीक है। अब इन्होंने 2-3 बातें की हैं जो आपके MCQ में आ सकती हैं, सो वो आपने याद रखना है कि क्रॉनिकली अगर हमने रिमिशन को मेंटेन करना है ना, ये तो थेराप्यूटिकली देते हैं, अगर हमने इस रिमिशन को मेंटेन करना है तो फिर हम क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि रिमिशन को मेंटेन करने के लिए अगर हम बात करें क्रॉन डिजीज़ की, तो क्रॉन डिजीज़ की मेंटेनेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट या अच्छी ड्रग्स हैं उनको हम मेससेलाजीन कहते हैं, और मेससेलाजीन जो हैं ये अमाइनोसैलिसाइलेट्स ही हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर तो वो बहुत ही लिमिटेड होगा
होगा, ठीक है, और रेक्टम तक, तो फिर उसके अंदर भी हम मेससेलाजीन दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस पीछे ऊपर कोलॉन में जा रहा है या आइलेटस कॉज कर रहा है तो फिर उसके अंदर मेससेलामीन दी जाती है, मेससेलाजीन नहीं दी जाती, ठीक है, मेससेलामाइन। तो ये आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है, वन इज़ मेससेलामाइन एंड वन इज़ मेससेलाजाइन, ठीक है। सो मेससेलाजीन बेसिकली क्रॉन डिजीज़ में और लिमिटेड अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जबकि अदरवाइज अल्सरेटेड कोलाइटिस में मेससेलामाइन दी जा सकती है, ठीक है। और साथ में पेशेंट को मज़ीद वीन करने के लिए उसको हम लोग एज़ोथायोप्रीन और 6 मार्केप्टोप्यूरिन भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इन्फेक्शन होगा तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल ऐड किया जाएगा। और साथ में एक चीज़ वो आपसे पूछते हैं, इंटेरोक्यूटेनियस फेस्ट्यूला, ठीक है, इंटेरोक्यूटेनियस फेस्ट्यूलाज अगर बने हुए हैं तो इसके लिए जो बेस्ट ड्रग्स होती हैं हमारे पास वो इन्फ्लेक्सिमब और एडालीम्यूब, जो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, हम वो देते हैं। एक चीज़ आपने वो और भी याद रखनी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस चूँकि लिमिटेड होता है ना, तो सर्जरी इसके लिए क्यूरेटिव है, लेकिन जो क्रॉन डिजीज़ है उसमें कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, तो सर्जरी उसके लिए कभी भी क्यूरेटिव ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बेटे आपकी बुक के अंदर दोनों के अंदर डेविडसन है, चाहे आपकी जो इरफान मसूद जिसको मैं ज़्यादा फॉलो करी होती हूँ, उसके अंदर ना उन्होंने चारों ड्रग्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन बट एफ के अगर आपने फार्मा बहुत अच्छी पढ़ी हुई है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर उन्होंने अमाइनोसैलिसाइलेट के बारे में बताया हुआ है कि जो अमाइनोसैलिसाइलेट हैं ये मेससेलाजीन है और सल्फासेलाजीन है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में अच्छी यूज़ होती हैं लेकिन क्रॉन में इतना नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम ड्यूरिंग फ्लेयर अप रिएक्शन और ड्यूरिंग मेंटेनेंस भी देते हैं, दोनों तरह से देते हैं, और ये प्रेगनेंसी में भी बड़ी सेफर ड्रग है। और इनका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि ये हेडेक, नेफ्राइटिस, हीमोलिटिक न्यूट्रोपीनिया, हेमोलिसिस या रिवर्सिबल इनफर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनफर्टिलिटी कर सकती हैं, ठीक है। नंबर 2 स्टेरॉइड्स के बारे में बताता है, तो आपको पता है कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो प्रेडनिसोलोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, ब्यूडिसोनाइड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, दोनों क्रॉन और अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ एक्यूट रिएक्शन में हम इनको मेंटेनेंस के लिए नहीं दे सकते। बाकी ये IV ओरल टॉपिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है। थर्ड ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास इम्यून मॉड्यूलेटर्स मौजूद हैं। इम्यून मॉड्यूलेटर्स के अंदर जैसे कि एज़ोथायोप्रीन आ जाती है, तो आपको पता है कि जो एज़ोथायोप्रीन है वो क्या करती है, T सेल के पेप्टोसिस को बढ़ाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये काफ़ी ज़्यादा सेफर ड्रग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होती है एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेक्सिमब और एडालीम्यूब वगैरह आती हैं और ये इन्फ्लेमेटरी सेल के पेप्टोसिस को बढ़ाती हैं, इन्फ्लेमेटरी को कम करती हैं और इंटेरोक्यूटेनियस फेस्ट्यूला के लिए बेस्ट होती हैं, ठीक है। और लास्टली फिर वो कह रहे हैं कि कुछ अभी ट्रायल्स चल रहे हैं कुछ ड्रग्स के ऊपर, जैसे कि थैलिडोमाइड है या इंटरल्यूकिन्स हैं या निकोटीन के पैच हैं या ब्यूटेरेट एनेमा हैं, उनके ऊपर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। सो ये डिफरेंट तरह की उसने ये लिखी हुई है, इनको बेशक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रीटमेंट की हद तक आना चाहिए। बहुत लेंथी हो गया ये सब, लेकिन इसमें से कोई कंसर्न का क्वेश्चन हो प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लेमेशन है, अल्सरेटिव है, क्रॉन है, इन दोनों की बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं कि एक म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा तक है, ट्रांसम्यूरल करती है, इसमें कौन सा अल्सर है, इसमें कौन सा है, लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल प्रेजेंटेशन है, राइट साइडेड है, ब्लडी डायरिया है, ब्लडी डायरिया नहीं है, और उसके अलावा क्या है कि इसमें स्किप लीजन्स नहीं है, स्किप लीजन्स हैं, कंटिन्यूसली होती है, नहीं होती है, कोलॉन और रेक्टम तक है, किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकती है इन्फ्लेमेशन ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनके ट्रीटमेंट की भी बात की, तो आसान सी बात है कि इसमें अमाइनोसैलिसाइलेट दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं और एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर दिए जाते हैं। सो दिस इज इट, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में CBC कर लो, ESR कर लो, C रिएक्टिव प्रोटीन कर लो, ऑटो इम्यूनिटी की प्रोफाइल्स करा लो, CT कर लो, साथ में अल्ट्रासाउंड वगैरह एंड कोलोनोस्कोपी कर लो। सो दिस इज इट। अब जो है वो एक और होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो ज़रा फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, या बल्कि बेटे आप लोग उसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद जो बाकी 1-2 टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ पैनक्रेटाइटिस कराऊंगी। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसके अंदर आपने याद रखना है कि होता क्या है, मोस्ट कॉमन फंक्शनल GIT डिसऑर्डर है और इसमें ना रिकरेंटली एब्डोमिनल पेन होता है और उसमें पेशेंट को फिर डायरिया होता है कभी, और फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, यानी ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती हैं। सो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, पेन क्लॉइकी होता है, क्रैम्पी होता है और ये लोअर एब्डोमिन में ज़्यादातर फील होता है और डीफिकेशन के बाद ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ब्लॉटिंग करता है पेशेंट के अंदर और पैसेज ऑफ म्यूकस भी काफ़ी कॉमन है। इसके लिए रिस्क फैक्टर कोई भी आपका साइकोलॉजिकल इशू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक थेरेपी हो सकती है। इसमें ना इन्होंने रोम 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है महीने में 3 दफ़ा से ज़्यादा, ठीक है, और उसके साथ ये कि वो पेन डिफिकेशन से इंप्रूव हो जाता है। अब चूँकि इसमें कंटिन्यूसली डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इसका ट्रीटमेंट उसी तरह से है कि हम लोग इसमें पेन के लिए एंटीस्पास्मोटिक देते हैं, साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं और ब्लॉटिंग के लिए रिफेक्सिमेब और प्रोबायोटिक्स देते हैं। अगर आप लोग
ये बुक देख लें, बल्कि मुझे बुक से बता देना चाहिए था। तो इसमें आप देख लें कि पेन के लिए एंटीस्पाज्मोटिक, TCAs और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ब्लॉटिंग के लिए रिफ्लेक्सिमेब और प्रोबायोटिक्स। उसके बाद अगर डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, अगर तो डायरिया है तो डाइटरी फाइबर ना लेगा, एंटी डायरियल एजेंट लोपेरामाइड या कोडीन वगैरह, साथ में नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स डालते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग इन चीज़ों पर और करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हाई फाइबर डाइट लेगा, बल्क फॉर्मिंग एजेंट लैक्टोलोज वगैरह स्पगोल देते हैं। नहीं तो फिर हम ये सेरोटोनिन एगोनिस्ट देते हैं, वो भी नहीं तो फिर हम ये चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। और पेन के लिए हम लोग डाइटरी चेंजेस, नहीं तो उसके बाद स्पाज्मोटिक ड्रग्स देते हैं, देन फिर आपने रेपिटेशन। तो ये एक ट्रीटमेंट प्लान इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, ये आप कर लेना। उसके बाद बेटे ये जो टॉपिक्स हैं, चाहे आप डेविडसन से देखें या जहाँ से भी देखें, जो कोलोन और रेक्टम है ना, इसको हम मेडिसिन में इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये आपका सर्जरी में कवर हो जाता है बड़ा अच्छा करके, ठीक है। सो सर्जरी में ये सारे टॉपिक हमने किए हैं। अब लास्ट चीज़ हमारे पास जो है वो पेनक्रियाटिक डिजीज़ है, और पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स भी आपके बहुत अच्छे कवर होते हैं सर्जरी में, बट स्टिल रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं आपको ज़रा नेक्स्ट वीडियो में करा देती हूँ, और देन उसके बाद इंशाल्लाह हम हेपेटोलॉजी पे मूव करेंगे। यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो।